हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस में बायो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग ब्लड, रक्त। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, उसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट एंड तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। तो आज के सेशन में हम ब्लड वाले हिस्से को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे कि क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन हमको अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओ। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को आपको समझाया है, तो बस आपको इस वीडियो को देखना है, ध्यान से देखिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज के सेशन में हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे कि ब्लड जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लोथिंग, रक्त का थक्का जमना, इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा ब्लड का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारी बॉडी में, इसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो ब्लड क्या होता है? देखिए, ब्लड जो होता है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने आपको टिश्यू वाले लेक्चर में, ऊतक वाले लेक्चर में बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ने का काम होता है। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एकमात्र फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि उस व्यक्ति के बाहर का लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है, रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। ये चीज़ क्लियर हुई? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि ब्लड के अंदर हमको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्लड का संगठन, ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसको हम समझते हैं। मनुष्यों का जो ब्लड होता है उसके अंदर 55%, 55% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है और 45% जो होती है वो ब्लड सेल्स होती है। ये ब्लड के अंदर क्या होता है हम उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। 55% क्या है? प्लाज्मा है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से इसको समझ लो कि पानी ही है। 90% पानी होता है इसमें और 10% कुछ सब्सटेंस होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा जो है वो पाया जाता है, 55%। अब 45%, 45% जो ब्लड सेल्स होती है वो कौन कौन सी होती है? तो वो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके की सेल्स जो है हमको देखने को मिलती हैं। अब इसमें से भी, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, रेड कलर की सेल जो हमको देखने को मिल रही है तो रेड ब्लड सेल, वाइट कलर की सेल देखने को मिल रही है तो वाइट ब्लड सेल, और यहाँ पर प्लेटलेट्स भी हमको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी मात्राओं की बात करें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, प्लेटलेट्स उसके बाद होते हैं और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब एक एक करके इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 90% इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। ये एक हल्का पीला पारदर्शी और एक चिपचिपा लिक्विड होता है। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली 2 प्रमुख प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन दोनों प्रोटीन का नाम क्या है? एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। ये 2 प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? इसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है और ये शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, वायरसेस से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका भी यकृत में होता है और ये रक्त का थक्का जमने में, जो ब्लड क्लॉथिंग होती है उसको जमाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉथिंग क्या होती है हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉथिंग में फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा रक्त प्लाज्मा में बहुत सारे आयन्स भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये सभी आयन्स जो है ब्लड प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा को अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जो कि ब्लड में उपस्थित 45% हिस्सा होता है। 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा का। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल की।
लाल रक्त कणिकाओं की। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ये रक्त के अंदर 90% मौजूद होती है और आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। जो रेड ब्लड सेल होती है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है और ये केवल वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं में पाई जाती हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्लियर? और आरबीसी की जो मृत्यु होती है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है वो जगह कौन सी होती है? प्लीहा होती है, स्प्लीन। तो ये चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को और आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने प्लीहा की बात करी, स्प्लीन की बात करी, तो ये क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मानव शरीर का ये ब्लड बैंक भी कहा जाता है। मानव शरीर में एक बीन के आकार का बहुत बड़ा लिम्फोइड एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे पेट में स्थित होता है। ये रक्त को स्टोर करने का और फिल्टर करने का काम करता है। इसी के साथ साथ ये पुरानी आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको नष्ट करने का भी काम करता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी के वर्क की बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का काम जो होता है वो किसका होता है? आरबीसी का होता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब अगर आरबीसी की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी रेड ब्लड सेल की तो उससे हमको मोटे मोटे 2 रोग देखने को मिलते हैं। एक है एनीमिया जिसे अरक्तता बोलते हैं और दूसरा है पीलिया जिसे जॉइंडिस कहा जाता है। आप कभी भी अगर अपना ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकोसाइट के नाम से। रक्त में ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती हैं वाइट ब्लड सेल और इनका जीवन जो होता है ना मात्र 3 से 4 दिन का होता है। लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है, 3 से 4 दिन की। पर ब्लड के अंदर आकार में वाइट ब्लड सेल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसका भी निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है। कभी कभी इसका निर्माण जो है वो लीवर और स्प्लीन में भी देखने को मिलता है और इसकी डेथ जो होती है वो रक्त में ही हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की। अब हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है ब्लड के अंदर, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करती हैं, प्रतिरक्षा प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, जो कि शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करने का काम करती हैं, साथ ही साथ घाव भरने में भी मदद करती हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। अब हमारे रक्त में 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी जो होती है वो देखने को मिलती हैं। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल वो देखने को मिलती हैं। इसमें से देखिए 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी। लिम्फोसाइट, अभी हमने बात भी करी थी कि ये जो वाइट ब्लड सेल होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं और हमको बीमारियों से बचाती हैं। मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो ये आकार में सबसे बड़ा होता है जो कि घाव को भरने में मदद करता है। इसके बाद बची हुई 3 जो डब्ल्यूबीसी है, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये एक प्रकार की बहुत ही सूक्ष्म कण की बनी हुई होती हैं। वाइट ब्लड सेल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। और ये माइक्रो पार्टिकल्स सूक्ष्म कण जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स की बात करें तो ये इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षण और एलर्जी का कार्य करती हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों को नष्ट कर देती हैं, इसी कारण से इसे माइक्रोफेज भी कहा जाता है। बेसोफिल्स की बात करें तो हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल सब्सटेंस का ये क्या करती है? स्त्रावण करती हैं बेसोफिल्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उससे कौन कौन से रोग हमको देखने को मिलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो होता है एड्स। HIV वायरस के कारण ये होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। वहीं ब्लड कैंसर के दौरान भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है।
अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है WBC की मात्रा अगर कम हो जाती है बॉडी के अंदर तो वो इंडिकेशन होता है ल्यूकोपिनिया का। वही WBC की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो इंडिकेशन होता है ल्यूकेमिया का। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है वो रक्त में WBC को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आप गाजर खाइएगा। गाजर खाने से आपको विटामिन ए मिलता है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है बॉडी की, एंटीबॉडी बनने की जो क्षमता होती है वो अच्छी बनेगी, तो आप कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? देखिए, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। ये केवल मैमेलियस में देखने को मिलता है। जो स्तनधारी जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हीं में प्लेटलेट जो है वो पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर होती है। कितनी? ये एग्जाम में पूछी जाती है। 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 8 से 12 दिन की। अब इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? जहाँ पर भी शरीर में कट लग जाता है, रक्त का बहाव होने लगता है, तो उसे रोकने का काम करते हैं प्लेटलेट्स। और रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉथिंग बनाने में ये मदद करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको कहीं पर भी अगर मान लो कट लग जाता है हाथ पे, पैर पे, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स जो होते हैं उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो प्लेटलेट्स की कमी के कारण हमको देखने को मिलती है, जिसमें शरीर में मौजूद प्लेटलेट जो है वो लगातार गिरते जाते हैं। डेंगू में तो प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। किसी किसी केस में तो ये 20-20, 25-25 हज़ार तक आ जाते हैं, जहाँ पर लाइफ के रिस्क भी खड़ी हो जाती हैं। डेंगू जो बीमारी होती है वो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती हैं। किससे होती हैं? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर साइंस आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं, और साइंस को लेकर आप परेशान हो कि साइंस वाला सेक्शन में एग्जाम में कैसे क्रैक कर सकूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ साइंस के अंदर, तो उस चीज़ का मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए बना रखा है। साइंस का आप मेरा स्पेशल कोर्स ले सकते हैं, विज्ञान का समाधान, जिसमें मैंने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया हुआ है। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, जहां से एग्जाम के अंदर हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 20 आवर का प्रीमियम कंटेंट मैंने आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है। एग्जाम से पहले जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। 1000+ इंपॉर्टेंट MCQ भी मैंने आपको दिए हैं टेस्ट के फॉर्म में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है बच्चों के लिए, बायो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करता है, बट जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, इमेजिनेशन के थ्रू मैंने आपको चीज़ें बताई है, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए साइंस को क्रैक करना। मात्र 199 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं क्विक रिवीजन के लिए, एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप साइंस की बुक लेने भी मार्केट में जाएंगे तो आपको तकरीबन 200-300 रुपये की बुक पड़ेगी। उतना सारा कंटेंट है, किस तरीके से उस कंटेंट को पढ़ना, कैसे उसको याद रखना, किस तरीके से फिल्टर करना कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा कंटेंट है, तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपको मैंने इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी डिटेल PDF भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। अलग से आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को लेना चाहते हैं, विज्ञान का समाधान, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको साइंस का कोर्स ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि पूरी GS आपको मुझसे पढ़ना है तो पूरी GS भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 100 आवर GS का मेरा कोर्स है, आप वो एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर ये साइंस वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा। एंड जितने अदर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स आपको 100 आवर GS के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं, इसका ऑप्शन भी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको साइंस या GS को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बच्चों ने कोर्स ले रखा है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आपको लगता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम ब्लड क्लॉथिंग की बात कर रहे हैं बार बार, रक्त का थक्का जमने की। तो ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, चोट लगने के कारण जब रक्त वाहिका जो होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ पर ब्लड जो होता है वो घूमता रहता है,
बॉडी के अंदर नलियाँ होती हैं जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्या करता है, इधर से उधर ट्रेवल करता रहता है। अब अगर चोट लग जाती है तो ये ब्लड वेसल जो होती हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बहना स्टार्ट कर देता है। तब क्या होता है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जेली जैसा, वो वहाँ पर आकर क्या करता है, जम जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये ब्लड वेसल्स थी, ये जैसे ही फटी यहाँ से ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ, बट प्लेटलेट्स ने क्या किया, सेमी सॉलिड मटेरियल जैसा यहाँ पर एक थक्का जमा दिया, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ब्लड क्लॉथिंग क्या होती है, इसके अंदर प्लेटलेट जो होते हैं ये रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। अब बॉडी के अंदर दोस्तों क्या होता है, ब्लड क्लॉथिंग जब होती है उस दौरान हमको एक रिएक्शन देखने को मिलती है। वो क्या रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉथिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है? वो होती है फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड सेल के साथ में मिलता है और क्या करता है, ब्लड क्लॉथिंग कर देता है, मतलब रक्त का थक्का बना देता है। अब ये फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है बॉडी के अंदर, ये होता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन के द्वारा। अब फाइब्रिन का निर्माण कैसे होता है, एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन करके, वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है और फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लीवर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। थ्रोम्बिन उसके साथ मिलता है और फाइब्रिन का निर्माण करता है, और यही फाइब्रिन जो होता है वो ब्लड सेल के साथ में मिलकर ब्लड क्लॉथिंग कर देता है। अब हमने यहाँ पर एक एंजाइम थ्रोम्बिन की बात करी, तो थ्रोम्बिन का निर्माण कैसे होता है? थ्रोम्बिन का निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें तो ये एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में जो आवश्यक टिश्यूज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उनमें ये उपस्थित होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि विटामिन के की उपस्थिति में यकृत द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये दोनों कैल्शियम के साथ मिलते हैं और थ्रोम्बिन बनाते हैं। वही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन ब्लड सेल के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, ब्लड क्लॉथिंग कर देता है। इस तरीके से हमको रक्त का थक्का जो है वो देखने को मिलता है। जहाँ पर भी घाव होता है वहाँ पर रक्त का थक्का जो है वो जमता हुआ हमको दिखता है। तो वो इंटरनली प्रोसेस उसकी क्या होती है वो हमने डिस्कस करी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हमने ये चीज़ें कवर करी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हमने रक्त के संगठन को अच्छे से डिस्कस किया, रक्त के कंपोजिशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या होता है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्लड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनका परिवहन करना, उनको सर्कुलेट करना बॉडी के अंदर, यही काम होता है ब्लड का। इसी के साथ साथ ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड में उपस्थित WBC जो होती है वो शरीर को रोगों से बचाती हैं। वहीं प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड क्लॉथिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब आगे देखिए दोस्तों, एक छोटा सा डाउट हमारे दिमाग में आता है, हमारे शरीर में खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, तो क्या कोई स्टेज पे आकर ब्लड जो है वो जम सकता है क्या? नहीं, हमारे ब्लड में हेपरिन नामक एक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड जो है शरीर में नहीं जमता है। जब रक्त वाहिकाओं से जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें से अगर रक्त को निकाला जाता है, तब उस रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, सोडियम या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट, जिसकी वजह से वो निकाला हुआ रक्त जो होता है वो नहीं जमता है। एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम पर मिलीलीटर। जब आप बॉडी का चेकअप करवाते हो तब उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है आपको देखने को मिलती है। तो एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो मौजूद होता है। आयरन जो मेटल होती है, धातु होती है, वो मौजूद होती है। एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है वो उपस्थित होता है? तो आयरन। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है। और मानव रक्त में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 mg। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड को अच्छे से डिस्कस किया, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उनका काम क्या क्या होता है। हमने प्लाज्मा की बात करी जो कि शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जो कि ब्लड के अंदर 55% होता है। फिर 45% इसके अंदर ब्लड सेल्स होती है। RBC की हमने बात करी जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर परिवहन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। WBC की बात करी तो इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाने का काम होता है। प्लेटलेट्स की बात करी तो रक्त का थक्के बनाने में मदद करता है। अब आगे बात करते हैं ब्लड वेसल्स की।
रक्त वाहिनियों की। हमारे बॉडी के अंदर रक्त जो है, ब्लड जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो किसके जरिए जा रहा है? वो ब्लड वेसल्स के जरिए जा रहा है। तो ये भी अलग अलग टाइप की होती है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आर्टरीज मतलब धमनियों और वेन्स मतलब शिराओं के द्वारा होता है। ये चीज क्लियर हो गई। दो चीजें हैं, आर्टरीज और वेन्स, धमनियां और शिराएं। अब धमनी और शिरा जो होती है, आर्टरीज और वेन्स होती है, इन दोनों को कनेक्ट करने का भी कोई काम करता होगा, उनको बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज। धमनियों और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो बॉडी के अंदर रक्त वाहिनियां कितनी हैं? 3 है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की, धमनियों की। धमनियां भैया क्या करती है तो सभी नली का ही है, पर कौन सी नली जो है वो शुद्ध ब्लड लेके घूम रही है, कौन सी अशुद्ध ब्लड लेके घूम रही है, यही हमको डिफरेंस जो है बस पढ़ना है। तो आर्टरीज जो धमनियां होती है, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। देखिए, अब एक छोटी सी चीज है, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है तो वो हो गया शुद्ध खून, प्योर ब्लड हो गया। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो वो हो गया अशुद्ध खून। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो आर्टरीज जो होती है, धमनियां जो होती है, वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज मतलब शुद्ध खून ले जा रही होगी। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद हमको देखने को मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी। ये एकमात्र ऐसी धमनी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। कहाँ से ले जाती हैं? हमारे हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं। ये हमारी बॉडी में कहाँ पर स्थित होती है, ये हम आगे मैप में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। जब मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा भी सही कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं, हृदय से लंग्स की तरफ। जो हमारा हार्ट होता है वहां से फेफड़ों की तरफ में लेके जाती है अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इसके बाद एक और हमको धमनी देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है महाधमनी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अओर्टा। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, धमनी होती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अभी आगे हम पढ़ेंगे, हमारे हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, उन्हीं चैम्बर में से एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। वही लेफ्ट वेंट्रिकल से ये शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करती है महाधमनी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्स की, शिराओं की। तो शिराएं जो होती है, वेन्स जो होती हैं, ये हमारी बॉडी में अशुद्ध खून मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो, उसको ले जाने का काम करती हैं। और शरीर के विभिन्न अंगों से हार्ट में ये अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं शिराएं। ठीक है, शरीर के अलग अलग अंगों से जो अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट की तरफ आता है उसको लाने का काम कौन करती है? वेन्स करती हैं, शिराएं करती हैं। अब इसमें भी हमको एक अपवाद देखने को मिलता है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी शिराएं। ये शुद्ध रक्त जो है वो ले जाने का काम करती हैं। भाई शुद्ध रक्त ले जाने का काम तो धमनी का होता है, आर्टरीज का होता है, पर एक ऐसी वेन होती है जो कि ये काम करती है, वो है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये लंग्स से मतलब फेफड़ों से हार्ट तक शुद्ध रक्त लेकर आती हैं। फिर हार्ट क्या करता है? इसको पंप करके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देता है। आगे हम हार्ट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। इसमें एक महाशिरा भी होती है जिसे वेना कावा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वेना कावा। ये हृदय के बिल्कुल राइट भाग में स्थित होती हैं और ये अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं हार्ट में। ठीक है, वेना कावा, जो कि देखिए शिरा का काम ही होता है अशुद्ध रक्त लेके आने का, तो वही करती है। ये सबसे बड़ी वेन होती है, इसलिए इसको महाशिरा बोलते हैं, वेना कावा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि बहुत ही महीन रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स की होती हैं, जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है? श्रिंक होता है फिर फैलता है, श्रिंक होता है फैलता है, मतलब संकुचित होता है और फिर ये खुलता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है और इसी तरीके से हमारी हार्ट बीट बनती है, धक 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 हम सुनते हैं उसको। तो जब हमारा हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वो श्रिंक होता है, तब ये क्या करता है? आर्टरीज की दीवारों पर एक क्या करता है? प्रेशर डालता है। क्योंकि जब ये श्रिंक होता है ना हमारा हार्ट, तब क्या करता है? ब्लड को धमनियों में क्या करता है? पंप करता है, ऊपर की ओर फेंकता है ये। तो जब ऊपर की ओर फेंकता है तो धमनियों की दीवार पर, आर्टरीज की वॉल्स पर एक प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया आपको?
एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप जो होता है, वो लगभग 120/80 mmHg होता है। इसको पढ़ा जाता है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 120/80 mmHg ये एक वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है। वृद्धावस्था में सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। इस यंत्र में पारा जो होता है वो भरा हुआ होता है, जहां पर जिससे हमको रीडिंग देखने को मिलती है। तो ये समझ में आया आपको? ये हमने फ्रेंड्स पढ़ा ब्लड वेसल्स को, जिसमें हमने धमनी मतलब आर्टरीज की बात करी, वेन्स की बात करी, शिराओं की बात करी, ब्लड कैपिलरीज की बात करी जो कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, और ब्लड प्रेशर के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप फ्रेंड्स इसी तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन के थ्रू टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरी जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हो। उसमें मैंने आपको इसी तरीके से पूरा जीएस अच्छे से समझा रखा है। सारे सब्जेक्ट्स जीएस के अंदर आने वाले, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाए हुए हैं। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत लगी वहाँ पर हमने ट्रिक से पढ़ाए, जहाँ पर कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन के थ्रू, मैप के थ्रू, हर एक चीज़ से हमने हर एक इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। इस कोर्स में मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3500+ क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको 100 आवर जीएस को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बारी है टेस्ट लगाने की कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा। सी आंसर। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन सहायक होता है। कौन सा एलिमेंट रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है? यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है, तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। रक्त प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आयन उपस्थित होते हैं। हमने पढ़ा था। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो WBC की मात्रा बढ़ाने में विटामिन ए सहायता करता है। ए आंसर। तो इस तरीके से जनरली क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। बड़ी आसानी से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कभी भी एग्जाम में ब्लड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।